इसका आंसर है जो, इसका आंसर दोनों ने सही दिया है, अंबिका और यामिनी ने, दोनों ने इसका आंसर सही दिया है। आंसर इज 1। ठीक है, 1 इज राइट आंसर। कैसे 1 का? देखो ए का थर्ड, देखो अगर जो चीज आपको आती है, जैसे मैंने अभी बताया था सर्जेप रूल, तो सर्जेप रूल कहाँ पे फॉलो करेगा? सर्जेप रूल कहाँ फॉलो करेगा? ई वाले में। अब देखो एक आपको कंफर्म हो गया तब भी आंसर हो जाएगा। देखो ई का आंसर, अगर ई में देखो E4, यहाँ पे E2, यहाँ पे E2, E5, तो सीधी सी बात है E4, 4 तो बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन सर्जेप रूल को फॉलो कर रहा है, तो ई का 4 हो गया, ई का 4 एक ही है, तो आंसर 1 हो गया, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपको एक भी आता है और कई डिफरेंट भी नजर आ रहे हैं तो भी आप आंसर को क्लिक कर सकते हो। देखो ए, अब इसमें ए का 3 अभी हमने कहा था, देखो मैंने अभी इसको कहा था कि SN1 रिएक्शन होगा तो रेसिमाइजेशन होगा, और उसमें कौन सा मिक्सचर बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर बनता है, तो SN1 का ये हो गया। सेकंड है बी का 5, देखो क्लोरो ब्रोमो कार्बन है जो वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर रहा है, ये हमें पता नहीं है तो हमने इसको छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। सी में ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स, सी का आंसर 1 है, तो सी का ब्रोमिनेशन में क्या होता है? अभी आपको बताया था एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और ब्रोमिनेशन का मतलब Br2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो क्या होगा? एक Br इधर जाएगा, एक Br इधर जाएगा, एक Br ऐसे जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, तो इसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, इसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, तो इसीलिए सी का आंसर 1 हो गया। ठीक है, और डी का आंसर हो गया 2, ये वाला एल्काइलिडीन, इडीन आ गया, देखो इडीन हैलाइड, तो इसमें जैम डाइहैलाइड, और 5 का आंसर मैंने आपको बता दिया था। तो इस तरीके से जो है आपका जो फर्स्ट वाला है वही मैच कर रहा है। ठीक है, इसीलिए 36 का आंसर हो गया फर्स्ट। तो ये मल्टीपल जो है ये भी टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, पहले से प्रैक्टिस करो। अब 37 क्वेश्चन में आ जाओ। 37 क्वेश्चन में देखो C6H5 का मतलब बेंजीन लग गई, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं C6H5, यहाँ पे लिख दिया CH2 और यहाँ पे लिख दिया Br। ठीक है, विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो NaOH। अब बताओ इसमें क्या रिएक्शन है? ये भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ, तो बताओ कौन सा रूल को फॉलो करेगा ये? SN1 को, SN2 को, या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, या सर्जेप रूल? 37 ओके, अंबिका, हेमंत, और इसके अलावा कोई आंसर? यामिनी? ओके, इसमें से अंबिका और हेमंत ने राइट आंसर दिया, SN1 को फॉलो करेगा। क्यों करेगा? देखो सारी चीज स्टेबिलिटी पे बेस्ड है। जैसे Br को देखो, एक्वस NaOH क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। एक्वस क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यानी Br को हटाएगा, वहां पे OH आ जाएगा। तो उस कंडीशन में पहले क्या होगा? Br हटेगा तो इसमें प्लस चार्ज आ जाता है, और जब भी इसमें प्लस चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, ये क्या होता है? मोस्ट स्टेबल हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो ये SN1 को, यानी 37 का आंसर हो गया फर्स्ट वाला SN1 रिएक्शन। तो ये इसको ही कर दो, क्योंकि इनमें से मैं आपको पहले कह रहा हूं बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं आने के, फिर आप बाद में पछताओगे। अगर हमने इसको थोड़ा सा भी देखा होता या याद किया होता, सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे आपके, ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा कोई। इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लो कि वहां कंफ्यूज ना हो जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वुड्स फिटिक रिएक्शन, बताओ इसमें से कौन सा है जो एग्जाम्पल है वुड्स फिटिक रिएक्शन का? वुड्स फिटिक रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल होगा? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, रिप्लाई करो।
ओके हेमंत, और इसके अलावा कोई आंसर? इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो एग्जांपल है वुड्स फिटिंग रिएक्शन का? अंबिका, हेमंत, ओके, यामिनी। तो यामिनी अंबिका का राइट आंसर है। देखो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, ये हार्ड में काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना। ये हार्ड में काउंट नहीं होता, ये तो आसान वेरी इजी क्वेश्चन में आएगा। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा देखो, वुड्स में क्या होता है, ये वाली जो रिएक्शन है आपकी, कौन सी वाली, ये वाली, ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, C2H5I प्लस Na, यानी कि जब एलिफेटिक वाला, एलिफेटिक के साथ रिएक्शन होगी, ओपन चेन के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है, एलिफेटिक के साथ, तो उसमें कौन सा लगेगा, वुड्स रिएक्शन लगेगा। तो जो सी वाला है ये कौन सा है, केवल वुड्स रिएक्शन है। और जो बी वाला है, बी में एरोमेटिक आ गया, तो बी वाला कौन सा होगा, फिटिंग हो जाएगा, क्योंकि फिटिंग ने बताया था एरोमेटिक के लिए, वुड्स ने बताया था एलिफेटिक के लिए। और वुड्स फिटिंग का मतलब जब एलिफेटिक भी आ जाएगा, एरोमेटिक भी, दोनों साथ साथ आ जाएंगे। तो ये वाला हो गया वुड्स फिटिंग रिएक्शन, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। और जो लास्ट वाली रिएक्शन है ये कौन सी है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज, जिसमें एक्सचेंज होता है और फ्लोरीन बनता है। तो फ्लोरीन AgF के साथ एक्सचेंज करेगा ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ, और एल्काइल फ्लोराइड बना देता है, ये होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो चारों की चारों नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब आता है 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन का आपको मैं बता देता हूं, इसकी नेम रिएक्शन है, इसे कहते हैं फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसका नाम है फीडल क्राफ्ट। पूरी बुक में एक ही रिएक्शन है, बस इस टाइप की रिएक्शन एक जैसी मिलेगी, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ये वाला ग्रुप होता है ये होता है एसाइल ग्रुप, इसका नाम हो जाएगा एसाइल क्लोराइड। तो ये एसाइल ग्रुप होता है, इसीलिए इसे कहते हैं एसाइलेशन। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। वो ये है फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसमें से आपको गैस करना है कि कौन सा आंसर सही है। ये पूरी बुक में एक जैसा है, तो कौन सा आंसर आप टिक करोगे। थर्टी 39 का आंसर चलो मैं बता देता हूं इसका आंसर आपको। इसमें क्या होता है कि जो Cl ग्रुप होता है, वो Cl ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। इस कंडीशन में क्या होगा देखो, इस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी आपने Cl लिया और यहाँ पे मिला दिया CH3COCl, तो इसमें ये प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होते हैं, ये बाहर हो जाता है। तो ये वाला जो लगेगा वो कहाँ पे लगता है, या तो लगेगा ऑर्थो पे और या लगेगा पैरा पे, क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हो गया आपके पास ऑर्थो वाला। और दूसरा इसमें आ जाएगा पैरा वाला, क्योंकि दोनों बनेंगे, लेकिन एक बनेगा मेजर और दूसरा बनेगा माइनर। तो इसमें ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हो जाएगा पैरा। ऑर्थो एंड पैरा बनेगा। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलता है, तो HCl भी यहाँ से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अल्फा और बीटा में से जो आंसर आएगा आपके पास वो है C आंसर, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। जब भी यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा COCH3, तो इसे कहते हैं एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन, ये कॉमन नेम होता है एसिटोफिनोन। तो ये एसिटोफिनोन बन गया, लेकिन कौन सी पोजीशन में, ऑर्थो एंड पैरा में, तो इसका C आंसर हो जाएगा। और ये पूरी बुक में एक जैसी है, यही खास बात है किसकी, एरोमेटिक वाले की, कि सारे बुक में एक जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये 39 क्वेश्चन भी हो गया है। अब आते हैं हम 40 क्वेश्चन पे। आज आपको यही टास्क करना है कि इसके फर्स्ट टू 40 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर दो दोबारा। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि जो मैंने आपको आंसर बताया, आपकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी है उससे पता चलेगा आपको कितना याद रहा, और इसी को याद करते चले जाओ। देखो 40 है, RCl इज हाइड्रोलाइज्ड टू ROH, ठीक है, बट रिएक्शन स्लो डाउन
एन एडिशन ऑफ के आई। ऐसा है, सही है, गलत है, कह नहीं सकते, या थोड़ा बहुत सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 40 का आंसर। RCl को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ROH बन जाएगा इजीली, लेकिन जब हम उसमें KI डालते हैं तो उसकी रिएक्शन स्लो हो जाएगी। बताओ ये कैसा स्टेटमेंट लगा आपको? सही है, गलत है, या कांट से, या पार्शली ट्रू या फॉल्स? अंबिका, ओके। और इसके अलावा और कोई इसके अलावा कोई आंसर किसी का? सुमित, ओके। क्वेश्चन नंबर 40। और इसके अलावा देखो, आप लोग पूरे फोकस्ड हो जाओ इस समय। और कोई आंसर? चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। ये है, इसका आंसर है 2। अंबिका, अगेन यू आर राइट। ठीक है, ये है। देखो होता क्या है कि आपने क्या लिया था यहाँ से, RCl, ठीक है, और इसमें अगर आपने क्या मिला दिया, इसको हाइड्रोलाइज करोगे और फिर आपने एडिशन कर दिया KI का, तो इससे क्या बन जाता है? RI बन जाता है। ठीक है, और जब आप इसका हाइड्रोलाइज करते हो, सपोज करो RCl को हाइड्रोलाइज करोगे, हाइड्रोलाइज किसकी प्रेजेंस में कर सकते हैं? एक्वस KOH की प्रेजेंस में कर लो या NaOH की प्रेजेंस में कर लो, तो ये बन जाता है ROH। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो एल्काइल, अब इसमें क्या बन जाएगा? RI बन जाएगा। ठीक है, और RI क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है क्लोराइड से। RI इज मोर रिएक्टिव देन RCl। तो इससे क्या होगा कि जो ये स्टेटमेंट जो कह रहा है स्लो डाउन, हाँ उसने सही बताया था अंबिका ने, इसमें स्लो डाउन जो लिखा है ये गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, स्लो डाउन नहीं होगा बल्कि रैपिड हो जाएगा, क्योंकि जो RI है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। RI क्या हो जाएगा? ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, इसीलिए जो रिएक्शन है स्लो डाउन ना होकर क्या हो जाएगी? रैपिड हो जाएगी। ठीक है, तो 40 का आंसर ये हुआ। अब है 41। 41 देखो लिखा हुआ है 41 में एलाइल और बेंजाइलिक। देखो एलाइलिक का मतलब क्या समझ लो, हेलाइड का मतलब यहाँ पे Cl लगा दो, एलाइल का मतलब क्या होगा? C डबल बॉन्ड C, सॉरी तो मैंने गलत लिख दिया। एलाइल का मतलब होता है C, इसके बाद C डबल बॉन्ड C, ये हो गया एलाइलिक, ये है एलाइलिक पहला वाला। और बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है कि बेंजीनिंग बनाई आपने, बेंजीन में यहाँ पे लगा दिया CH2 और इसमें लगा दिया Cl। ठीक है, ये हो गया आपका बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक हो गया और एलाइलिक ये हो गया। अब ये बोल रहा है बताओ ये कौन से रिएक्शन को फॉलो करेगा? SN1 को या SN2 को या बोथ या नन ऑफ दीज? अब क्वेश्चन देखो, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन डाल दिया इसने। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN1 रिएक्शन या SN2 या बोथ या नन ऑफ दीज? तो 41 का आंसर कौन सा क्लिक करोगे आप? सारा खेल किसका है? स्टेबिलिटी का। पूरा खेल किसका? स्टेबिलिटी का है। बस जिसकी स्टेबिलिटी जहां पे आप देखोगे उससे उसको ही फॉलो करेगा। ओके अंबिका, इसके अलावा और कोई आंसर? 40 का आंसर था फॉल्स, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, उसका आंसर था बी, हेमंत। ओके, और इसके अलावा गैस करो। देखो आप ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वहां पे, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? तो आपको लॉजिक्स आने चाहिए सारे, उस लॉजिक को याद करो जो आपको बताया जा रहा है, लॉजिक को याद कर लो आप। एक बार आपने याद कर लिया, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेंशन खत्म हो जाएगी। और अगर आपने पर डे केवल ये जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इसमें खुद करते जाओगे तो आपको केमिस्ट्री की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी आपको। लेकिन ये टाइम सबसे प्रीशियस टाइम है। अक्टूबर में आप जितनी मेहनत करना चाहो उतनी कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास पूरा मौका है।
फिर बाद में नवंबर में आपको प्रेशर आ जाएगा, सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तो फिर कौन सा पढ़ूं किसको पढ़ूं उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, ओके। इसका आंसर किसने सही दिया है? किसी ने भी नहीं दिया इसका आंसर सही। इसका आंसर है फर्स्ट वाला। देखो, फर्स्ट वाले को हम प्रिफर करते हैं, वैसे दोनों को हम प्रिफर कर सकते हैं, सही है, लेकिन जनरली किसको फॉलो करता है? चलो दोनों को देख लेते हैं एक बार। पहले हमने देखा एलाइलिक का। एलाइलिक के केस में क्या होगा? सी, यहाँ पे Cl लगा दिया, इसमें HH लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अगर मैंने SN1 रिएक्शन कर, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है? SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे पहले प्लस चार्ज आएगा, तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C प्लस चार्ज, इसमें रेजोनेंस हो जाता है, तो रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी ये SN1 को तो 101% फॉलो करेगा। ठीक है, तो 101% करेगा, तो SN1 तो इसके लिए बिल्कुल फेवरेट है। अब ऐसे बेंजाइल का देखते हैं, बेंजाइलिक में भी यही होता है। बेंजाइलिक का मतलब ये बेंजीनिंग बन गई और यहाँ पे लग गया CH2Cl। अब ये Cl हटेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा तो इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये दोनों के दोनों भी क्या करेंगे? SN1 को फॉलो करेंगे, बिल्कुल SN1 को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं SN2 के लिए। SN2 में क्या होता है? SN2 में क्या होता है? यहाँ पे C डबल बॉन्ड C हो गया, और SN2 में यहां से कोई दूसरा ग्रुप अटैक कर रहा है। ठीक है, अभी दूसरा ग्रुप यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो धीरे 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 करके ग्रुप यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ग्रुप अटैक करेगा, तो इस पे अटैक करना आसान है या मुश्किल है? ठीक है, और ये दूसरी कंडीशन किसकी है? बेंजाइलिक की। बेंजाइलिक में भी ये यहाँ पे 2H लगे हुए, ठीक है, और ये बेंजीनिंग लगा हुआ है। अब क्या होगा? इसमें से यहाँ से हेलोजन ग्रुप निकलता जाएगा और यहाँ से एक ग्रुप इस पे अटैक करेगा, SN2। तो ये SN2 को फेवर कर सकता है क्या? यानी इसमें रिपल्सन कम होगा क्या इन दोनों केस में? ठीक है, ये पता करना है बस आपने। तो ये SN2 को स्लाइटली कम प्रेफरेंस देता है। ठीक है, कम प्रेफरेंस क्यों देगा? है तो ये भी प्राइमरी, देखो, और ये भी प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा हो जाता है तो दोनों प्राइमरी, तो ये SN2 को फेवर करने चाहिए थे, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जैसे प्लस चार्ज आएगा रेजोनेंस हो जाता है, और रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, इसीलिए ये SN1 को फेवर करता है। तभी कहते हैं मैकेनिज्म का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता होगी तो उसमें क्या होगा, आपको इस टाइप के जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उसको करने में दिक्कत आए। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस चार्ज की वजह से रेजोनेंस आ जाएगा। लेकिन SN2 में क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो इसके पीछे बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ये तो छोटा है हाइड्रोजन लेकिन यहाँ बड़ा है, तो इस वजह से क्या होता है, ये SN2 को फेवर कम करता है, SN1 को ज्यादा करता है, इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये जनरली जो फॉलो करेगा वो किसको करेगा? SN1 को ज्यादा फॉलो करेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, इसको देख लो, नहीं आया तो मुझे दोबारा पूछो इसको। तो 41 का आंसर हो जाएगा 1। अब 42 क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ध्यान रखना। सारे जो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है वो एक ही चीज पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पे। जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बस वही चीज बनेगा, अदरवाइज दूसरा नहीं बनेगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4, यहाँ पे F लग गया। ठीक है, अब इसको आप रिएक्शन करोगे किसके साथ? CH3O- या CH3OH के साथ रिएक्शन करेंगे। कह रहा हूं क्या बनेगा, इस केस में क्या बनना चाहिए? अब आपको ये देखना है, देखो अब मैं आपको हिंट्स बता देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है, तो अगर आपको लग गया स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। और अगर आपको लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये चीज का पता आपको कब चलेगा? जब आपने उसको डीपली स्टडी करी होगी। अगर आप डीपली स्टडी नहीं कर पाओगे तो ऐसे जो हार्डली क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 42 में वो कह रहा है कि आपने क्या क्या एक कंपाउंड लिया,
क्वेश्चन नंबर 42 को एक बार फिर से बताता हूं कि ये एक कंपाउंड है सी 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 और ये फ्लोरीन है। अब आपने इसको रिएक्शन करा दी CH3 माइनस से या फिर CH3OH से, तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जो इसमें से इंटरमीडिएट लिया है आपने, अगर ये इंटरमीडिएट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये पहचानना पड़ेगा आपको, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो यहाँ पे होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब आपको ये पता करना है कि ये स्ट्रॉन्ग में आएगा या वीक में आएगा, वहीं से ये आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बाकी कुछ पता नहीं चलता, बस स्ट्रॉन्ग और वीक से ही पता चलता है हमें, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक है। ठीक है, तो ये जनरली ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये किसके तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इतना मैं आपको हिंट दे देता हूं। अब बताओ इसमें से कौन सी रिएक्शन होगी। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो अब इससे मैं बताओ कि ये कौन सा आंसर होगा, इसे याद रखना है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। ओके अंबिका, और इसके अलावा हेमंत और यामिनी, सुमित, देखो कुछ ना कुछ आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। हेमंत, सुमित, यामिनी, ओके। इसमें सुमित और हेमंत का आंसर सही होगी आपकी बात। देखो इसमें ये कौन सा देगा, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, मैंने अभी कहा था आपको। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होगा, किसको हटाएगा वो, फ्लोरीन को हटाएगा यहाँ से। फ्लोरीन को हटा के कौन सा ग्रुप लग जाएगा, ये वाला ग्रुप यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये जनरली क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे ये H है तो HF बाहर हो जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे लग जाएगा OCH3 ग्रुप। तो OCH3 का मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब यही तो दिक्कत आती है जो SN1 SN2 मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा सा एक बार उसको देख लेना ढंग से, नहीं तो मैं आपको फिर से दोबारा बता दूंगा। SN1 SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शन E1 एंड E2, इसमें ध्यान रखना अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसके लिए E1 E2 होगा। अगर वीक बेस होता है तो इसके लिए होता है SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा और इसकी जगह पे आ जाएगा OCH3 ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। तो OCH3 ग्रुप लगते ही ये बन जाएगा आपके पास ये वाला 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। ये वाला क्वेश्चन 42 वाला क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होता, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होता तो फिर ये बी वाला आंसर सही था। क्यों, क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता। तो 1 2 3 4, अगर यहाँ पे ये होता तो फ्लोरीन होता, यहाँ पे H है तो ये HF को बाहर कर देता, और ये बाहर करता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता। डबल बॉन्ड आने की वजह से ये कंपाउंड बन जाता। ठीक है, तो अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लेते तो इसमें बन जाता आपके पास डबल बॉन्ड वाला। ओके, इसमें देखो सारा कॉन्सेप्ट किसका है, बेसिक चीजों का, कि हम पहचानेंगे कैसे कि देखो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे अब आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ पे प्रिफर होता है, जहां पे हाई टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री के अबव हो गया, एबव 25 डिग्री के एबव हो गया, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। पहली कंडीशन, हाई टेम्परेचर को फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन, बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करता है जब लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको फेवर करेगा, लो टेम्परेचर को, और एलिमिनेशन रिएक्शन किससे फेवर करता है, हाई टेम्परेचर को। तो इसने टेम्परेचर कुछ दिया ही नहीं है। दूसरी चीज हम जो देखते हैं वो किसका देखते हैं,
एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में से कि जो ये ग्रुप लगा हुआ है, ये जो ग्रुप अटैक कर रहा है, अगर ये ग्रुप कौन सा है, स्ट्रॉन्ग वाला आ गया, बेसिक आ गया, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर वाला आ गया, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर बिहेव करेगा तो ये किसको फेवर करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, ये बेस और न्यूक्लियोफाइल में मैं आपको डिफरेंस आगे बताता हूं क्या होगा। तो यहाँ पे जो ये है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब जो एक डिफरेंट ग्रुप है उसको हटा के खुद आ जाए। तो यहाँ पे सेकंड में फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन को हटाएगा, कौन सा ग्रुप, CH3O- ग्रुप, और यहाँ खुद लग जाएगा किसकी जगह पे, फ्लोरीन की जगह पे। तो फ्लोरीन की जगह पे अगर ये खुद लग जाता है तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे F लग गया। अब इसमें से CH3O-, तो इसने इसको हटाया F को, इसको H मान लो, तो HF बाहर हो गया, और ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा OCH3। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा है। किस रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी अभी मैं आपको और प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको तरीका बताता हूँ कि देख के आपको कैसे पहचानना है, इसमें कैसे होना चाहिए। तभी मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको टफ पड़ेंगे, तो इसमें से ये वाला भी क्वेश्चन है। पहचानेंगे कैसे कि एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो उसमें से आपको मैं रिएजेंट के नाम बता दूंगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कौन कौन से रिएजेंट की जरूरत होती है। आप रिएजेंट को देखोगे और पहचान लोगे यहाँ पे एलिमिनेशन होना चाहिए, और कौन से ऐसे रिएजेंट है जिसको हम यूज करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि दोनों की एक जैसी मैकेनिज्म, दोनों का एक जैसा है, तो इसलिए हमें पता चलता नहीं है। आपको पता करने के लिए इस रिएजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएजेंट हमने यूज किया तो इसको ध्यान रखना है कौन सी रिएक्शन को फॉलो कराएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है एज कंपेयर टू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, बताना मुझे रिप्लाई करके यस नो। तो थोड़ी सी अब आपको मेहनत करनी है रिएक्शन पे, क्वेश्चन आंसर पे मेहनत करना है आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो कहीं काम नहीं आने का। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर है आपके। तो आज तक हमने किए हैं केवल 42 तक क्वेश्चन आंसर किए, क्योंकि इसमें टाइम है। अभी आपके पास स्ट्रेटजी बना लो, पर डे 25 क्वेश्चन करने का। आज हम कम कर पाए, 8 क्वेश्चन हम कम हो गए। ठीक है, पर डे 25 क्वेश्चन आंसर। और अब ये इसकी आंसर शीट मुझे भेजो। आपके पास क्वेश्चन है, आंसर मत देखो, और उसके क्वेश्चन के आंसर को मुझे भेजते चले जाओ। आप देखो खुद ब खुद आपको लर्न हो जाएगी। इसकी टेक्निक ही यही होती है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप खुद सॉल्व करो सारे क्वेश्चन आंसर को। जहां पे लॉजिक आप मिस करके नहीं आया समझ में, पहले वीडियो देखो, नहीं तो फिर मुझे पूछो से दोबारा। ठीक है, तो यहां से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट टाइम तक पहुंचते पहुंचते आपको सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन कब, जब आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और ये सारी कंडीशन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि इससे बाहर आने का नहीं है। आपको पता है कि इसका आंसर ये होना है। जैसे आप एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चन कोई भी आपको आएगा तो आपको उसका आंसर पता होगा, तो आपको सोचना कम पड़ेगा, आपको पता है इसका आंसर तो ये वाला होना है। ठीक है, आप डायरेक्ट उसको क्लिक करके आंसर बता सकते हो। ओके, 42 का आंसर है 1। 42 का आंसर है 1, फर्स्ट वाला आंसर है। तो 42 का आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट में क्या है कि यहाँ पे भी CH3 है, देखो ये भी CH3 CH3 CH। अब यहाँ पे जहाँ पे फ्लोरीन था वहां पे कौन आ गया, OCH3 आ गया। बाकी सब कुछ सेम, बाकी में कोई चेंज होने का भी नहीं, तो इसीलिए 42 का आंसर हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आज उम्मीद है आपको मुझे कि आप लोग करोगे। देखो आप मेरे अकॉर्डिंग अगर चलते चले जाओगे तो आपके 90 प्लस यानी 50 में से पेपर होता है, 35 का पेपर होगा, 30 प्लस में आपके मार्क्स आएंगे अगर आपने वही चीज फॉलो करी तो। अभी भी बहुत टाइम है, और जो क्वेश्चन मैंने करवाया उसको दोबारा रिपीट करके मुझे भेजो, और पर डे का हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, तो 30 प्लस में आपके मार्क्स आएंगे अगर आपने इस चीज को फॉलो किया तो। 35 भी आ सकते हैं अगर आपने
पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो किया, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन अलग से तो आएगा ही नहीं, जितने क्वेश्चन है वो सब आपके पढ़े होंगे तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन मेमोरी में कैसे याद रखोगे आप, तो मेमोरी के लिए आपको क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजना पड़ेगा, तभी आपकी मेमोराइज में वो रहेगा। ठीक है, तो आप 42 क्वेश्चन तक मेरे को भेजो इसके आंसर को, और आगे का भी देख लो, ताकि हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको हो जाना चाहिए उससे कौन सा आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।